चलिए आज आपको एक देश के जंग की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें जुनून है, कूटनीति है और क्रांति भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इटली के एकीकरण की। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, पर ये एकदम सच है। आज हम जिस इटली को जानते हैं ना, वो 1.5 सदी पहले था ही नहीं। मतलब सोचिए जरा। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस वक्त इटली आखिर था कैसा, और ये एक देश बना कैसे। चलिए इसी दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एकीकरण से पहले इटली की तस्वीर आखिर थी कैसी। देखिए, वो कोई एक देश नहीं था, बल्कि कई अलग अलग राज्यों का, कह सकते हैं, एक तरह का छिथड़ा था। और ये जो बिखराव था ना, वो कुछ ऐसा दिखता था। जरा नजर डालिए। उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग्स का कब्जा था। बीच में यानी सेंट्रल इटली में पोप का राज चलता था। और दक्षिण में वहां स्पेन के बुरबॉन राजाओं की हुकूमत थी। मतलब पूरे इटालियन पेनिनसुला में सिर्फ सार्डिनिया पीडोमोंट ही एक ऐसी जगह थी जहां कोई इटालियन राजघराना शासन कर रहा था। और बात सिर्फ सियासी बंटवारे की नहीं थी, ये बंटवारा तो संस्कृति तक में फैला हुआ था। सोचकर देखिए, लोगों के बीच कोई एक कॉमन भाषा तक नहीं थी। हर इलाके की अपनी अलग बोली, अपनी अलग पहचान थी। तो सवाल ये है कि इस बिखरे हुए नक्शे को एक करने का सपना सबसे पहले देखा किसने। यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की। एक ऐसा शख्स जिसे इस पूरे एकीकरण की आत्मा कहा जाता है। ये थे जूसेप्पे मैत्सिनी, एक क्रांतिकारी, एक विचारक, एक ऐसा इंसान जिसने एक यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक का सपना देखा था। उनका विश्वास बहुत पक्का था कि इटली को एक होना ही होना होगा। और हाँ, वो कोई राजशाही नहीं, बल्कि एक गणराज्य, एक रिपब्लिक चाहते थे। अब अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मैत्सिनी ने रास्ता चुना सीक्रेट सोसाइटीज का, मतलब गुप्त संगठनों का। वो पहले कार्बोनारी नाम के एक ग्रुप के मेंबर थे। फिर 1831 में जब क्रांति की कोशिश के लिए उन्हें देश से निकाल दिया गया, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे अंडरग्राउंड संगठन बनाए। उनका मकसद साफ था, नौजवानों के दिलों में क्रांति की आग जलाना। वो मानते थे कि एक यूनिफाइड रिपब्लिक ही इटली के लोगों की किस्मत है। लेकिन देखिए, सिर्फ सपनों और आदर्शों से तो देश नहीं बनते ना। अब कहानी में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री होती है जो सपनों से ज्यादा असली दुनिया की डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पर भरोसा करता था। तो हुआ यूं कि जब मैत्सिनी की शुरुआती क्रांतियां नाकाम रहीं, तो ये जिम्मेदारी आ गई सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल दू के कंधों पर। अब उनके लिए एकीकरण का मतलब था इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल पावर। और राजा का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का थे उनके चीफ मिनिस्टर काउंट कवूर। कवूर मैत्सिनी से एकदम अलग थे। ना तो वो कोई क्रांतिकारी थे और ना ही डेमोक्रेसी में यकीन रखते थे। वो एक बहुत ही शातिर और प्रैक्टिकल नेता थे। और एक मजेदार बात, उस जमाने के कई अमीरों की तरह वो भी इटालियन से बेहतर फ्रेंच बोलते थे। तो कावूर ने अपना दिमाग कैसे चलाया, जरा ये देखिए। उनका प्लान बड़ा जबरदस्त था। पहला कदम, फ्रांस के साथ एक बहुत ही क्लेवर डिप्लोमेटिक डील करना। दूसरा, ऑस्ट्रिया को लड़ाई के लिए उकसाना। तीसरा, फ्रांस की फौजी मदद से ऑस्ट्रिया को हरा देना। और चौथा, उत्तरी इटली को सार्डिनिया पीडमोंट में मिला लेना। और हुआ भी बिल्कुल यही। 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया और उत्तरी इटली उनके कंट्रोल में आ गया। तो अब तक इस कहानी को एक आत्मा मिल चुकी थी मैत्सिनी के रूप में, और एक दिमाग भी मिल गया था कवूर के रूप में। लेकिन अब जरूरत थी एक तलवार की, एक ऐसे हीरो की जो आम लोगों को अपने साथ लेकर जंग के मैदान में उतर सके। और यहाँ एंट्री होती है जूसेप्पे गैरिबाल्डी की। 1860 में गैरिबाल्डी ने अपना फेमस एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 शुरू किया। और उनके साथ कितने लोग थे? सिर्फ 1000 वॉलंटियर्स। लेकिन गैरिबाल्डी के करिश्मे का जादू देखिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आम लोग उनसे जुड़ते गए। और देखते ही देखते ये 1000 की सेना 30,000 की हो गई। कमाल है ना? गैरिबाल्डी के इन वॉलंटियर्स को उनकी लाल शर्ट की वजह से रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने साउथ इटली के लोकल किसानों का भरोसा जीता, उनका सपोर्ट हासिल किया और उनकी मदद से वहां राज कर रहे स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया। तो अब तस्वीर कुछ ऐसी थी। उत्तर कावूर की डिप्लोमेसी से जुड़ चुका था और दक्षिण गैरिबाल्डी की तलवार से। दोनों हिस्से साथ आ चुके थे।
बस अब इस नए नवेले देश को एक फाइनल शेप देना बाकी था। तो चलिए फाइनल स्टेप्स पर एक नज़र डालते हैं। 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनिफाइड इटली का राजा डिक्लेयर कर दिया गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रोम अभी भी बाकी था। वहां पोप का शासन था और उसकी हिफाजत के लिए फ्रेंच सेना तैनात थी। फिर 1867 में गैरिबाल्डी की रेड शर्ट्स ने रोम पर कब्जा करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। आखिर में 1870 में जब फ्रांस को अपनी फौज रोम से हटानी पड़ी, तब जाकर पोप के राज्य भी इटली में शामिल हुए और ये एकीकरण का प्रोसेस पूरा हुआ। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींच देने से लोग भी एक हो जाते हैं, एक देश बन जाता है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला किस्सा है। उस वक्त एक बहुत मशहूर बात कही गई थी, हमने इटली तो बना दिया है, अब हमें इटालियन बनाने हैं। ये एक लाइन उस समय के सबसे बड़े चैलेंज को बयां करती है। देश तो बन गया था, पर लोगों के दिलों में इटालियन होने की फीलिंग जगाना, वो अभी बाकी था। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो किसान जिन्होंने साउथ में गैरिबाल्डी का साथ दिया था, उनमें से ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने तो इटालिया यानी इटली का नाम तक नहीं सुना था। सोचिए, वो एक ऐसे आइडिया के लिए लड़ रहे थे जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं था। असल में हुआ ये था कि वो इटालिया के नारे को ला तालिया सुन रहे थे और उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि ला तालिया राजा विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है और उन्हें उसे आज़ाद कराना है। ये छोटा सा किस्सा असल में ये दिखाता है कि ज़मीनी हकीकत और बड़े बड़े सियासी सपनों के बीच कितनी बड़ी खाई थी।